गुप्त बेल का रहस्य। नीलवन के घने पेड़ों के बीच अन्वेष नाम का एक हिरण और वेदान नाम की एक लोमड़ी रहते थे। वे दोनों गहरे मित्र थे और हर दिन नए कारनामों की तलाश में रहते थे। जंगल हरा भरा और शांत था, लेकिन उसके सबसे गहरे कोने में एक पुरानी कहानी छिपी थी, जिसे छायावन कहा जाता था। अन्वेष हमेशा सावधान रहता था, लेकिन वेदांत स्वभाव से थोड़ा अधिक साहसी और कभी-कभी लापरवाह था। एक शाम जब वे छायावन की सीमा के पास खेल रहे थे, वेदांत को झाड़ियों में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। अन्वेष आगे निकल गया था, इसीलिए वेदांत ने अकेले ही उस रहस्यमयी चीज को देखने का फैसला किया। वह एक अजीब काली और बैंगनी रंग की बेल थी जो जमीन पर रेंग रही थी। जैसे ही वेदांत ने उसे छुआ, बेल ने उसके पंजे को कसकर जकड़ लिया और फिर गायब हो गई, लेकिन उसके पंजे पर एक काला निशान छोड़ गई। वेदांत को अचानक बहुत तेज दर्द महसूस हुआ, लेकिन उसने सोचा कि अन्वेष को बताने पर वह डर जाएगा या उसे डांटेगा। उसने अपने पंजे को पीछे छिपा लिया। उसे लगा कि यह दर्द थोड़ी देर में अपने आप ठीक हो जाएगा। उसने अपने मन में कहा, यह कोई बड़ी बात नहीं है, मैं इसे खुद संभाल लूंगा। लेकिन वह काला निशान धीरे धीरे उसके पूरे पैर पर फैलने लगा था। ओके। अगले दिन जब अन्वेष उसे मिलने आया तो उसने देखा कि वेदांत थोड़ा लंगड़ा कर चल रहा था। क्या हुआ वेदांत? क्या तुम्हारे पैर में चोट लगी है? अन्वेष ने चिंता से पूछा। वेदांत ने तुरंत मुस्कुराने की कोशिश की और कहा, नहीं नहीं, हम बस सोते समय पैर मुड़ गया था, कल तक ठीक हो जाएगा। उसने अपनी समस्या को एक मामूली बात बताकर छिपा लिया। वे दोनों जंगल के ऊंचे शिखर की ओर बढ़ने लगे, जहां साल में एक बार चंद्र पुष्प खिलता था। जैसे जैसे वे ऊपर चढ़ते गए, वेदांत की हालत बिगड़ने लगी। वह काला निशान अब उसकी गर्दन तक पहुंच रहा था और उसे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। वह बार बार पीछे छूट रहा था, लेकिन हर बार जब अन्वेष मुड़कर देखता, वेदांत बहाना बना देता कि वह बस नजारा देख रहा है। दोपहर में वे एक ठंडी नदी के पास रुके। अन्वेष ने पानी पिया और वेदांत को भी बुलाया। वेदांत का शरीर अब कांप रहा था और उसे धुंधला दिखाई दे रहा था। अन्वेष ने उसके करीब आकर कहा, दोस्त, तुम सच में ठीक नहीं लग रहे हो। तुम्हारी आंखें लाल हैं और तुम कांप रहे हो। मुझे बताओ, क्या बात है? वेदांत ने फिर भी सच नहीं बताया और चिढ़कर बोला, मैंने कहा ना, मैं ठीक हूं, तुम बस आगे चलो। जैसे ही वे जंगल के और गहरे हिस्से में पहुंचे, वेदांत को डरावनी आवाजें सुनाई देने लगीं। उसे लगा कि पेड़ों के पीछे से कोई उसे देख रहा है। यह उस काली बेल का जादू था जो उसके दिमाग पर कब्जा कर रही थी। उसे चारों ओर परछाइयां दिखने लगीं जो वास्तव में वहां नहीं थीं। वह इतना डर गया कि वह जोर से चिल्लाया और जमीन पर गिर पड़ा। तभी झाड़ियों में से एक बड़ा और खूंखार तेंदुआ, कूरा, बाहर निकला। कूरा काफी समय से उनका पीछा कर रहा था। वह कमजोर शिकार की तलाश में था और वेदांत की हालत देखकर उसे लगा कि यही सही मौका है। अन्वेष तुरंत वेदांत के सामने खड़ा हो गया और अपनी सींगें तान ली। पीछे हट जाओ कूरा! अन्वेष ने साहस के साथ दहाड़ लगाई। या कूरा ने हमला करने की कोशिश की, लेकिन अचानक वेदांत के शरीर से वही काली बेलें बाहर निकलने लगीं और जमीन पर फैलने लगीं। वे बेलें अब वेदांत के नियंत्रण से बाहर थीं और वे अन्वेष को भी जकड़ने की कोशिश कर रही थीं। कूरा भी उन बेलों को देखकर डर गया और पीछे हट गया। वेदांत अब बुरी तरह रोने लगा। उसे समझ आ गया था कि उसकी खामोशी अब उसके सबसे अच्छे दोस्त की जान जोखिम में डाल रही थी। अन्वेष, मुझे माफ कर दो, वेदांत चिल्लाया। मैंने छायावन की उस बेल को छुआ था और तुमसे छिपाया। यह बेल मेरी शक्ति सोख रही है और अब यह तुम्हें भी नुकसान पहुंचाएगी। अन्वेष ने बेलों से बचते हुए वेदांत का हाथ पकड़ा। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? अगर हम साथ होते तो इसे पहले ही रोक सकते थे। लेकिन घबराओ मत, हम अब भी इसे हरा सकते हैं। अन्वेष ने याद किया कि उसकी दादी ने कहा था कि छाया बेल केवल सत्य और साहस की रोशनी से डरती है। उसने वेदांत को हिम्मत दी और दोनों ने मिलकर एक दूसरे का हाथ थाम लिया। जैसे ही वेदांत ने अपने डर को पूरी तरह स्वीकार किया और अन्वेष ने अपना पूरा समर्थन दिया, अन्वेष की सींगों से
एक तेज सफेद रोशनी निकली। उस रोशनी ने काली बेलों को जलाकर राख कर दिया और वेदान का शरीर फिर से स्वस्थ हो गया। खतरा टल चुका था और कूरा डरकर भाग गया था। वेदान अब पूरी तरह ठीक महसूस कर रहा था। उसने अन्वेष को गले लगाया और वादा किया कि वह कभी भी अपनी समस्याएं उससे नहीं छिपाएगा। उन्होंने साथ मिलकर चंद्रपुष्प खोजा और खुशी खुशी अपने घर की ओर चल दिए। वेदान ने सीखा कि मुश्किल चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, उसे साझा करने से वह आधी रह जाती है।